हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सत्यजीत राय की रचना है अप्पू के साथ 2.5 साल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बता देती हूँ कि एचटेट के सिलेबस में एनसीईआरटी 6 से 12th तक की एनसीईआरटी लगी हुई है, जो कि हमने शुरुआत कर चुके हैं। सभी क्लासेस की एनसीईआरटी की पूरी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आज के हमारा चैप्टर है अप्पू के साथ 2.5 साल। जो रचना किसकी है, ये सत्यजीत राय की है। तो अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ने से पहले हम रचनाकार जो हमारे कवि हैं सत्यजीत राय, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो पढ़ते हैं सत्यजीत राय। तो सत्यजीत राय का जन्म जो है 1921 में हुआ था, वो कोलकाता में, और कोलकाता में भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्में लिखा करते थे सत्यजीत राय। जो कौन सी फिल्में थी? अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महासागर, गोपी गायन, बाका बायन, पाथेर पांचाली। जो अप्पू के साथ 2.5 साल जो है वो हमारी पाथेर पांचाली काव्य संग्रह में ही संकलित है। ठीक है। तो शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये हिंदी में है। तो प्रमुख रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। आगे देखते हैं। जो अप्पू के लेखक जो हैं सत्यजीत राय को कुछ रचनाओं पर कुछ सम्मान मिले थे, जो कि हैं, पहला सम्मान है फ्रांस का जेलन डी ऑनर। कौन सा है? फ्रांस का जेलन डी ऑनर है। और पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न, साहित्य फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान मिल चुका है उन्हें। तो मृत्यु जो है उनकी 1992 में हुई थी। ठीक है। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगले कतार में हैं, और इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म बनी थी पाथेर पांचाली, जो कि बांग्ला भाषा में थी। तो 1955 में प्रदर्शित हुई थी। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। उनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग थी। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान देने की बात की है। और इनकी ज़्यादातर फिल्में जो है साहित्य कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय, कौन से हैं? विभूति भूषण है बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी की प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के जो पटकथा लेखन है, उनका संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया। उनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों का सहज संसार भी है। तो अप्पू के साथ 2.5 साल में क्या है? तो अप्पू के साथ 2.5 साल नामक किस विधा की है? ये विधा है संस्मरण है। अप्पू के साथ 2.5 साल जो पूछा जाए कि विधा है, किस विधा की रचना है, तो संस्मरण है, जो पाथेर पांचाली, किसमें? पाथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसमें फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से, फिल्म के सृजन, इनकी फिल्म को क्रिएट करना और उसका जो व्याकरण है उससे संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्म दुनिया हमें अपने ग्लैमर से, यानी कि चकाचौंध से, अपनी चमक से चुंधियाती हुई है जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता, यानी कि कोई भी साधन नहीं है, बिना साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया था। किसने किया था? बांग्ला मूल से विलास गीते ने इसका भाषांतरण किया था।
ठीक है। तो किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। अबूझ पहेली जिसके बारे में कोई नहीं बूझता, कोई नहीं पहचानता ये कैसी पहेली होती है। तो बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी होती है और लेखक को हमेशा डर सताता रहता है कि उनकी जो पहेली है या फिर जो पहली फिल्म है वो हिट होगी या फिर नहीं होगी, इस शंका में हमेशा डूबा रहता है। तो फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना एक उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी पाथेर अप्पू के साथ 2.5 साल। तो अप्पू के साथ 2.5 साल जो हैं वो पाथेर पांचाली, किसमें पाथेर पांचाली शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। कितने साल तक चलता है, समय था 2.5 साल तक चला। तो इस 2.5 साल के दौरान एक कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी, कुछ समय के लिए शूटिंग होती थी तो कुछ समय के लिए शूटिंग रुक जाती थी, तो हर रोज़ नहीं होती थी। तो मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। लेखक कह रहा है कि जब पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो लेखक जो एक विज्ञापन कंपनी में कार्य कर रहा था। तो नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तब वह शूटिंग करता था। ठीक है, मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि कंटिन्यू फिल्म की शूटिंग कर सके। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा करने तक शूटिंग स्थगित करती नहीं पड़ती थी, यानी कि रोक देनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ, विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए। 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था और आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया था, यानी कि इश्तहार देना आखिर में पेपर में जब कोई आर्टिकल छाप देते हैं उसको इश्तहार देना दिया था पेपर में। तो रास बिहारी रेवेन्यू की एक बिल्डिंग में, तो रास बिहारी की रेवेन्यू की एक बिल्डिंग थी, तो उसमें मैंने एक कमरा भाड़े पर ले लिया था। तो वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक लड़का आया, उसने गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ थी उसकी। कैसी आवाज़ थी, नाजुक आवाज़ थी। बोला टिया। क्या नाम था, वह बोला टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा कि क्या कभी कभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं। वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके। बोले असल में यह मेरी बेटी है। क्या कहा था, असल में वह मेरी बेटी है। टिया जो है एक लड़की का नाम था, लड़की थी। इसके बाल कटाकर अब लड़के के गेटअप में करके वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए ले आए थे। तो अप्पू की भूमिका मिलने की आशा में इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का नहीं मिल पाने के कारण मैं तो बेहाल था। कैसा था, बेहाल था, हाल ही नहीं था, कोई पता ही नहीं चल रहा था, कि बहुत ही चिंतित था। तो आखिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली कि पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, ज़रा उसे बुलवाइए। तो आखिर हमने पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुवीर बनर्जी को, कौन था, लड़के का नाम था सुवीर बनर्जी को पथेर पांचाली में अप्पू बना दिया था। किसको बना दिया था, तो पहले अप्पू की भूमिका निभाई थी सुवीर बनर्जी ने। ठीक है, तो तो फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। तो इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा कि अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो वह फिल्म में वह दिखाई देगा कि बच्चे बड़े हैं। तो लेकिन मेरी खुशकिस्मती में उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। ठीक, तो इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। तो किसकी भूमिका, इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका निभाने वाली कौन थी, एक 80 साल की, यानी कि 80 साल की उम्र थी जिसकी, वो थी हमारी चुन्नीवाला। कौन थी, चुन्नीवाला देवी थी, जो 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी कि 2.5 साल तक रुक चुकी हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं
कि शूटिंग की शुरुआत में एक गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? एक गड़बड़ हो गई। हुआ यूँ कि अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता गए थे। कहाँ गए थे? कलकत्ता गए थे। कलकत्ता से भी 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव गए। कलकत्ता से भी 70 मील दूर है पालसिट नाम का एक गांव, वहाँ गए थे। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। तो हर साल अपने सीज़न में ही वो काश फूल की जो फसलें जो हैं वो होती हैं, कंटिन्यू नहीं होती, पूरी साल नहीं होती, सीज़न के अनुसार ही होती हैं। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं और इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी और यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। एक दिन में पूरी शूटिंग नहीं हो सकती थी, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगधात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू जो है काश फूलों के वन में पहुंचा। कहाँ पहुंचता है? काश फूलों के वन में पहुंचा और सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित कर लिया था कि सुबह से लेकर शाम तक सीन का जो आधा भाग है वो कंप्लीट हो चुका था। निर्देशक जो निर्देश देने वाले हैं, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे, यानी कि नए नए गए थे उस क्षेत्र में, थोड़े बोराए गए थे वो। तो बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा कि ये कहाँ आ गए, हम कहाँ गए वे सारे काश फूल। कि हमने कहा कि कहाँ गए वे सारे काश फूल। तो काश फूल तो सीज़न के अनुसार ही आते हैं, हमेशा नहीं रहते, कुछ ही समय के लिए ही आते हैं। तो बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वो सारे काश फूल काट डाले और अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधा सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, जो कंटिन्यूटी बनी रहती है वो नदारद हो जाती, यानी कि छूट जाती, पीछे रह जाती। तो उस सीन के जो बाकी सीन किया था उन्होंने पहले, और उस सीन के जो बाकी अंश है, उस बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल की थी। जो अगले साल शरद ऋतु आई थी और शरद ऋतु आने के बाद जब काश फूल की फसलें हुई थी तब की थी। तो जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की उसी समय रेलगाड़ी की भी शॉट्स लिए थे, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी के से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी। जिस ट्रेन से भी रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। कौन थे? टीम के अनिल बाबू थे, जो रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते हैं थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था ताकि काला धुआं निकले। ठीक है। तो सफ़ेद जो काश के फूल थे, काश फूल थे कैसे रंग के थे? वो सफ़ेद थे। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। तो पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आजकल जो डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित कर नहीं पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मूल उपन्यास जो है अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। अप्पू और दुर्गा का मूल उपन्यास जो है उसमें अप्पू और दुर्गा का भूलो नामक कुत्ता है, पालतू कुत्ते का नाम है भूलो। तो भूलो नामक कुत्ते का उल्लेख है। तो गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया था और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिलाते कुछ खाने के लिए खिलाती हैं। तो भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में, क्या नाम था कुत्ते का? नाम था भूलो कुत्ता। तो भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा था। तो अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है और वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है।
अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद क्या करता है कि खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। सर्वजया कौन होती है? उस बच्चे की माँ होती है। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि उसका पेट भर चुका है। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में था, जो भात की थाली थी उसके ऊपर था। तो इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया जो है थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होते हैं। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने पर फिर बोडोला गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता जो है अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? तो खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था और उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर की जैसे ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे इस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसा समस्या आई है कि पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। तो श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले ने मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। क्या होता है कि श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाला है, तो जो गली गली में जो मिठाई बेचते हुए डोलते हैं, वो एक श्रीनिवास नामक एक बंदा था, जो उसके से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद ही नहीं सकते थे। इसीलिए अप्पू और दुर्गा उस समय मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे। तो और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। तो इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित हो गई थी, यानी कि कुछ महीने के लिए रोक दी गई थी। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया है और अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया था। तो फिल्म में दिखाई देते हैं कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। तो श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट है कि वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और अब वह भी सब उस भूले कुत्ते की वजह से। किसकी वजह से? भूले कुत्ते की वजह से। छोटे से पोकर के पास मिठाई वाला खड़ा है और इस पर अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि मिठाई खरीदेंगे। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं और तब मिठाई वाला जो है मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है
कि चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उस समय पीछे झुरमुट यानी कि झुरमुट में बैठा था, यानी कि झुरमुट झुंड में बैठा था। झुरमुट में कौन बैठा था? भूला कुत्ता बैठा था। तो कुत्ता ने भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ लगाने लगा। तो हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह थी कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसीलिए यह बताना मुश्किल ही था कि अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा कि अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन होता क्या है कि शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि एक कुत्ता जो है वह मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और इधर हमारा कैमरा चालू ही था। तो कीमती फिल्म ज़ाया हो रही थी, बर्बाद हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कि कट कट। कैसे चिल्ला रहे थे कि कट, तो कट डाउन करने के लिए। अब यह धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चे के पीछे दौड़ता तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। तो आखिर में क्या हुआ, तो मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा था कि दुर्गा से कहा कि तुम अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपा लो, और जैसे ही मिठाई कुत्ता देखेगा तो कुत्ता जो है मिठाई के पीछे भागेगा। तो हुआ यूँ कि थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा, और इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। तो पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बारिश के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे और इस कारण शूटिंग बंद थी। आगे जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो शरद ऋतु में, कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु का समय था और निर्भर आकाश के दिनों में शायद बरसात होगी, और इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा करता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता कि वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी ऐसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। तो उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा है। नेबूर पाता करमचा क्या कहने लगती है? नेबूर पाता करमचा। वे वृष्टि घरे जा कि बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आँख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। कैसे ठंड लग रही थी बच्चे को, अप्पू को? तो शॉट पूरा होने के बाद ही तो क्या हुआ कि दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर, दूध में मिलाई थी ब्रांडी, तो दूध में थोड़ी ब्रांडी मिला दी और भाई बहन का पूरा शरीर गर्म किया। उन्होंने पाथेर पांचाली फिल्म देखी और वे जानते ही है कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोड़ाल गांव में हम अधिक उपयुक्त यानी कि हमें अधिक सूटेबल लगा। तो अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, अप्पू के गांव, खेत, पूकर यानी कि जो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उसको पूकर बोलते हैं, आम के पेड़, बांस की झुरमुट में, ये सभी बातें बोड़ाल गांव में हैं और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है और पक्के घर हैं, पक्के रास्ते बने हैं, और उस ज़माने में वे नहीं थे जो आज हैं। ठीक है, उस गांव में हम बहुत बार जाना पड़ा, हमें जो है बहुत बार जाना पड़ता है और बहुत बार रहना भी पड़ता है, इसीलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे? सुबोध दा कहकर पुकारते थे। और वे 60 से 65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। कैसा था? माथा आगे से गंजा था, सिर के बाल उड़े हुए थे। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते। उस समय उस गांव में से फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं और यह जानकर वे गुस्सा हो गए थे। जब उनको पता चला कि हम उस गांव में फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं तो
उन 35 साल के जो सुबोधदा हैं उनको गुस्सा आ जाता है और हमें देखने पर वे चिल्लाते हैं और फिल्म वाले आए हैं। क्या चिल्लाते हैं कि फिल्म वाले आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। कैसे थे? मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाते हैं। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाहटे जो वो साइकिल पे जा रहा था आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। कौन है? रूजवेल्ट है। पक्का पाजी? उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल। एक था रूजवेल्ट, दूसरा कौन था? चर्चिल था, याद था। और एक था हिटलर। तो 3 आदमी थे। एक था रूजवेल्ट था, दूसरा था चर्चिल और तीसरा था हिटलर। तो एक था अब्दुल गफूर खान और एक था अब्दुल गफूर खान। तो सभी उनके मतानुसार पाजी थे। कौन थे? पाजी थे और उनके दुश्मन थे। पाजी थे और उनके दुश्मन थे। आगे बढ़ते हैं। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। कौन रहता था? धोबी रहता था और उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था। कैसा था? थोड़ा सा पागल था धोबी जो है। और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्तियां नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम जो है प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पाथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमसे एकदम ध्वस्त था। तो देखो, एक था रूजवेल्ट कौन था? पूरा नाम था उनका फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। अमेरिका के थे, 32वें राष्ट्रपति थे और उन्हें एमडीआर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एमडीआर भी कहा जाता था। और इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। दूसरा था चर्चिल जो है वो 1874 से 1965 तक का समय है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तीसरे नंबर पर आते हैं हिटलर। 1889 से लेकर 1945 तक का इनका समय है। जर्मनी के तानाशाह चांसलर कहा जाता है इनको और 1933 से लेकर 35 तक इनका शासन रहा। तब नाजी पार्टी के लीडर थे। क्या थे? तब नाजी पार्टी के लीडर थे। चौथे नंबर पर आता है अब्दुल गफूर खान। 1890 से लेकर 1988 तक का इनका समय है। ये पुख्तनों यानी कि अफ़गान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपने अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस अवस्था में मिला था कि उसके मालिक जो है कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए लिया था। जिस घर में वो शूटिंग कर रहे थे उनका मालिक जो है वो कलकत्ता में रहते थे। ठीक है, और उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया था। कितना लग गया था? 1 महीने का समय लगता है। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए थे। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्ड्स भूपेन बाबू बैठा करते थे। कौन बैठा करते थे? भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते कि साउंड ठीक है ना, तो भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते थे। तो एक दिन हुआ यूँ कि एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया था कि शॉट के बाद साउंड के बारे में सवाल किया कि साउंड कैसा है, ठीक भी है या नहीं। तो लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया था।
फिर एक बार और पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? तो इस पर भी जवाब नहीं आने पर मैं उसके कमरे में गया और तो देखा कि एक बड़ा सा सांप जो है, वो एक बड़ा सा सांप है, उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बाल्टी बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके और वह वस्तु सर्प था। कैसा था? वस्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। ये उसी सांप की जगह थी। बहुत सालों से, बहुत दिनों से वहाँ सांप जो है उस स्थान पर रह रहा था। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताया करो। और ये सीरीज़ पूरी चलेगी जब तक आरोह 11th क्लास की बुक जो है आरोह भाग 1 का पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आरोह भाग 2 लेकर आएंगे। और आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हम जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो आप तक पहुंच जाएगी। जो ये वीडियो है, एचटेट का जो सिलेबस दिया है एसएससी ने, उसके एचटेट के सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक्स लगाई हैं 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की। उन सभी में काम किए हैं और इनसे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं 6 एनसीईआरटी से। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। देखते रहिए और कुछ नए तरीके से कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहिए।